गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ दो टाइप्स पढ़े थे, एकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल, है ना। मैंने कहा जो कंसीडरेशन के लिए ड्रॉ किया जाता है वो, जो विदाउट कंसीडरेशन ड्रॉ किया जाता है वो अकोमोडेशन बिल। मैं बिल के कुछ और प्रकार आज डिस्कस करूंगा आपसे, कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज हम। सर अगर मैं बिल की बात करूं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको बिल क्यों कहते हैं पता है? शायद कर चुके हम ये बात। तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के दो प्रकार और हैं। पहला प्रकार है आपका इनलैंड बिल, और दूसरा है फॉरेन बिल। याद करो हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े थे। मैंने एक स्टार मार्क किया था उस पे। मैंने कहा था आगे इनकी बात करेंगे। वो काट दो, स्टार होगी ना बात, अब शुरू होगी। वो स्टार हटा लो। सर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला कब कराओगे? कराएंगे थामा। लेकिन ये बात सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं। वो इनलैंड बिल और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एक ही समझते हैं, एक नहीं। आप मुझे बताओ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्या टाइम है क्लास में आने का? हाँ क्यों? बहुत मारूंगा मैं। चलो अंदर। जैकेट कहां है तुम्हारा? कौन सी डिक्की में? अच्छा, इनलैंड बिल की अगर हम बात करें, अच्छा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जब मैंने बताया था आपको, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जब मैंने आपको बताया था, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का एक मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना तीन चीजें हो सकती हैं। देखो, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी, एक व्यक्ति। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो तीन पार्टीज होती हैं। ए ड्रॉ करेगा, बोलो, बी एक्सेप्ट करेगा और सी को पेमेंट होगी, है ना। ये तीन चीजें होंगी। कहते हैं इनलैंड बिल एक ऐसा बिल है विच इज ड्रॉन इन इंडिया अपॉन द पर्सन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। लिखना नहीं, लिखा तो समझ से गया, लिखते से ही गया। बड़े ध्यान से सुनना, मैं पहली बात कर रहा हूं बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन काम करने होते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो दो काम होते हैं, एक ड्रॉ और एक पे। वही तो होता है, एक मतलब ड्रॉ करेगा, दूसरे बंदे को पे होगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन चीजें हो रही हैं। इट इज ड्रॉन इन इंडिया अपॉन अ पर्सन हु इज इन इंडिया एंड पेबल इन। ये तीन काम अगर इंडिया में होंगे तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? लेकिन मेरे बच्चे एक बात और सुनना, कहते हैं ए बी सी। सुनो ना, हाँ सर बोलोगे तो सुनेंगे ना। बेटे कहता है एक ऐसा बिल जो ड्रॉ हुआ है इन इंडिया, पेबल भी होगा इन इंडिया, फिर चाहे इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया, कहते हैं ये भी इनलैंड ही है। नहीं समझे? एक बिल जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है और इंडिया में ही पे होगा, लेकिन जिस पे ड्रॉ हुआ है वो व्यक्ति इंडिया के, तो हम कहते हैं ये भी इनलैंड बिल है, क्योंकि ड्रॉ कहां हो रहा है और पे क्या हो रहा है। एक और कहता है ए बी सी। अच्छा ये भी सुनो, कहता है ड्रॉ हुआ है इंडिया में, सिर खा गया हमारा। ड्रॉ हुआ है, बोलो ना, इंडिया में अपॉन अ पर्सन इन इंडिया, फिर चाहे पेबल आउटसाइड इंडिया, कहते तो भी। बताओ, नो एंट्री। अपॉन अ पर्सन इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, तो भी इनलैंड बिल। देखो अगर हम सिर्फ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को पढ़कर इनलैंड बिल को समझने का प्रयास करें ना, तो गड़बड़ हो सकती है।
इसलिए मैंने कहा था कि मैं इनलैंड बिल की बात अलग से करूंगा। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए एक ऐसा बिल जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है लेकिन पे आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन जिसमें ड्रॉ हुआ है वो भी इंडिया में है, तो ए ये इनलैंड बिल है, बी फॉरेन बिल है, सी नन ऑफ अबव है, डी ऑल ऑफ अबव है। बच्चे इसके अंदर देखते हैं आउटसाइड इंडिया, एक पार्टी आउटसाइड इंडिया, बच्चे फटाफट क्या टिक करते हैं फॉरेन बिल। गलत हो गया, गलत हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, वो पूछे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देखो कहां पे इंस्ट्रूमेंट कहां पे बिल, ये ऐसे कंफ्यूज करते हैं, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, दो टीम्स हैं, फुटबॉल मैच देखा कभी? क्या होता है, दूसरे के जो गोल होता है ना उसमें बॉल मारनी होती है ना। मुझे तुम्हारे गोल में बॉल मारनी है तो जीतूंगा, और अपने में मारता रहूं तो कि मैं मुझे गोल करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता अपना करूं कि उनका करूं। उनका करना बड़ा मुश्किल है, वहां जाना पड़ेगा, वो रोकते हैं, अपना वाला रोकता भी नहीं है। अपने वाले को बोलता तो हटियो भैया, वो हटता है, मैं मार देता हूं, अपना सिंपल है। बट क्या मैं जीतूंगा? जीतू मैं हार रहा हूं, और कितना मूर्खता से हार रहा हूं। मतलब कोई मुझे हराए वो अलग चीज है, मैं खुद ही हरा रहा हूं अपने आप। कोई मुझे हराए तो एक अलग चीज है कि चलो मैं बच तो रहा हूं, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूं अपने आप को बचाने। ना ना, मैं तो खुद ही अपने गोल, अगली टीम बैठी हुई है निश्चिंत होकर, मैं खुद ही लगा हूं। इंस्टीट्यूट का काम है आपको फेल करना, आपका काम है पास होना। आपने इंस्टीट्यूट के गोल में बॉल मारनी है, इंस्टीट्यूट ने आपके गोल में बॉल मारनी है। इंस्टीट्यूट का काम है आपको पास नहीं होने देना। इसलिए इंस्टीट्यूट ने तो हर पुख्ता कोशिश कर ली है, या तो एक्सट्रीम सर्दियों में पेपर रखे या एक्सट्रीम गर्मियों में पेपर रखे, आधे तो इसी से भाग जाएंगे। फिर इतना ज्यादा कोर्स डाल दिया, आधों का कोर्स ही नहीं हुआ होगा खत्म पेपर से पहले, तो वो वैसे भाग जाएंगे। फिर चेकिंग भी डिफिकल्ट करेंगे, आधे इसमें निकल जाएंगे। फिर क्वेश्चन भी डिफिकल्ट डालेंगे, आधे इसमें भी रह जाएंगे। फिर मैं तो कहता हूं छुट्टी भी नहीं दे रखी, एक ही दिन में दो पेपर हो गए। इंस्टीट्यूट ने तो हर पॉसिबल प्रयास किया जो वो कर सकता था, लेकिन आपने अब क्या करना है, हर वो पॉसिबल कोशिश करनी है कि आप पास हो जाओ, लेकिन आप हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहे हो कि फेल हो जाओ। आप तो किसके गोल में ही बॉल मारी जा रहे हो, अपने ही गोल में बॉल मारी जा रहे हो। किसी ने तो तुम्हें क्या हराना है, इंस्टीट्यूट ने तो तुम्हें क्या हराना है, तुमने खुद ही अपने आप को हरा लेना है पेपर तक। इतने गोल कर चुके होगे तब तक आप, और फिर नंबर भी आएंगे, गोल जो किया वो पाया। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सारे टॉपिक्स सिर्फ यहां से पढ़कर चले मत जाओ, घर जाकर इसको स्टडी मटेरियल से पढ़ो। एक ही लड़की है जो मेरे से स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पूछती, पता नहीं कहां बैठी हुई है, आई भी नहीं आज। और कोई बच्चा ना कोई कभी स्टडी मटेरियल मेरे पास लाया, क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं लाया। क्यों? कहां से लाए क्वेश्चन, कहां से लाए? कोई क्वेश्चन तो तब लाए जब उसने पढ़ाओ। रोज यही की बात बोलता हूं, पढ़ो 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 पढ़ो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, ये पढ़ो, याद करो, लर्न करो। पेपर आ रहे हैं, अब बहुत दूर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं बड़े ध्यान से चीजों को समझो, और सिर्फ समझने से काम नहीं, इनको घर जाकर लर्न भी करो साथ साथ। अब फॉरेन बिल, सर इतना सब कुछ समझा दिया इनलैंड बिल के अंदर। सर जो इनलैंड नहीं है, दोज बिल्स विच आर नॉट इनलैंड बिल आर फॉरेन बिल। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे बढ़े, आगे चले। ये लिख लो, अब लिख लो, फटाफट से लिख लो। एक में इंडिया इंडिया इंडिया, एक में इंडिया आउटसाइड इंडिया इंडिया, एक में इंडिया इंडिया आउटसाइड इंडिया। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बनाओ। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया सारा इंस्ट्रूमेंट्स का, है ना?
आ जाओ, आगे बढ़ रही हैं अब वापस से आ रहे हैं चेक्स पे, थोड़ा सा चेक्स की बात करेंगे अब। मैंने आपको बताया था कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, अब सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। अब चेक्स की बात हो रही है थोड़ा सा, चलो लिख लिया, आओ। देखो बेटा, ए ने बी को एक चेक दिया, सुनो, ए ने बी को, और ए का जो बैंक है वो पीएनबी है, और बी का एसबीआई है। सर यही दो लिखते हो, आसान है ना लिखने। अच्छा, ए का पीएनबी, बी का एसबीआई। अब मेरी बात सुनना, ए ने चेक दिया बी को, मैंने कहा था बी के पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो खुद जाए एसबीआई और पैसा ले ले, दूसरा अपने बैंक को बोले कि तू कलेक्ट कर। अगर बी ने अपने बैंक को दिया कलेक्ट करने के लिए, और या फिर बी खुद भी गया लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताओ पेइंग बैंक कौन है? पेइंग बैंक ए नहीं है, पीएनबी है। क्या कर रहे हो, ए कोई बैंक थोड़ी है। पेइंग बैंक इज पीएनबी। अच्छा, कलेक्टिंग बैंक, एक बात ये याद रखना, कलेक्टिंग बैंक भी हो सकता है और कलेक्टिंग पार्टी भी हो सकती है। अगर वो खुद चला जाए तो कलेक्टिंग बैंक नहीं होगा, फिर कलेक्टिंग पार्टी होगी। अगर बी चला जाए, मेरी बात समझ रहे हो? इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से कौन गया, कोई भी जा सकता है, ले पैसा लेने गया। अब पीएनबी के पास कुछ ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड समझते हो, रीजंस, जिन पे पेइंग बैंक कैन रिफ्यूज टू पे। कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर पेइंग बैंक पे करने से मना कर सकता है, नहीं करता। कलेक्टिंग बैंक या कलेक्टर, दोनों में से कोई भी गया पैसा लेने, चेक लेके भी ये पैसे दो, पेइंग बैंक मना कर रहा नहीं। और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम कह रहे हैं एक है मस्ट रिफ्यूज, और एक दूसरा है मे रिफ्यूज। दोनों में क्या फर्क हुआ? मस्ट का मतलब है कि सर ये ग्राउंड्स हुए, ये सर्कमस्टेंसेस हुए तो पक्का से रिफ्यूज होगा ही होगा। लेकिन मे रिफ्यूज माने, हाँ, इन ग्राउंड्स में वो बैंकर रिफ्यूज कर भी सकता है और मन आए तो दे भी सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बात बताऊं, आप मे को भी मस्ट ही मान के चलना, क्योंकि अगर मे वाले भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, बैंकर कभी भी पे करेगा नहीं। लेकिन यहां पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो पे नहीं करेगा, वो पे कर भी सकता है। अच्छा, आइए सर अब जरा सिचुएशंस पढ़ते हैं, सर्कमस्टेंसेस पढ़ते हैं, वो केसेस पढ़ते हैं जहां पर मस्ट रिफ्यूज है और जहां पर मे रिफ्यूज है। पहला केस किसका? मस्ट, दैट इज स्टॉप पेमेंट। भैया क्या हो गया? उसी कॉपी में क्या देख रहे हो? ऊपर वाला परमात्मा सब जानता है। लिख ले भैया, ऊपर वाला भी लिख लिया। चलो, टीचर को नहीं एक बार मुंह फोड़ के बोलेंगे कि सर थोड़ा सा एक बार लिखा नहीं, दोबारा से दिखा दो। अच्छा, ये तो थोड़ा नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा होता है। आपको ये भी नहीं पता कि थोड़ा सा कहां लगाना है। मेरे एक फ्रेंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई फोन किया था तुमने उठाया नहीं। हाँ मैं थोड़ा सा बाहर गया था। थोड़ा सा बाहर कैसे जा सकता कोई? हाँ मैं थोड़ा सा बाहर गया था, वो थोड़ा सा गेस्ट आ गए थे, फिर थोड़ा सा मैं उनके साथ चला गया था। सब थोड़ा सा। आओ जाओ, स्टॉप पेमेंट की बात करें। स्टॉप पेमेंट की बेटे, स्टॉप पेमेंट एक ऑर्डर है, एक जो कस्टमर देता है अपने बैंक को। कई बार कस्टमर ने चेक दे दिया, कैश में आके चेक दे दिया, खुशी खुशी में, जोश जोश में चेक दे दिया,
बाद में पता चला को ओ यार चेक तो देना ही नहीं था, देना ही नहीं था। या मैंने आपको चेक दिया, मैंने कहा भैया मेरे को गुड्स भिजवा देना, मैंने आपको चेक दिया, आप चेक लेकर घर पहुंचे, आपने घर जाकर मुझे फोन किया गुड्स नहीं मिलेंगे, मैं कहा फिर चेक दे मेरा, आपने कहा चेक तो मैंने डलवा भी दिया। ओ अब तो मेरे पैसे कट जाएंगे ना? नहीं सर, आपके पास अभी भी एक चांस है। आप इमीडिएट अपने बैंक कॉल करो, चेक नंबर बताओ और ऑर्डर करो स्टॉप पेमेंट। वो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपका पैन नंबर बताओ, आधार कार्ड बताओ, ये बताओ वो बताओ, आप वो बता दो, वो ये कंफर्म करता है कि आप वही कस्टमर ही हो ना। दूसरी बात, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करना पड़ेगा, फिर चेक नंबर बताओ, अमाउंट बताओ, किस पर्सन को दिया था वो बताओ, तो आपको बैंक कहेगा चलो ठीक है मैं स्टॉप पेमेंट कर दूं। अगर ये चेक हमारे पास आता है तो हम इसको क्लियर, इसको नहीं पास करेंगे। मस्ट रिफ्यूज, देखो मैं कह रहा हूं ना कहां कहां पर बैंकर पे करने से, पेइंग बैंकर पे करने से मना कर देगा। चेक जैसे ही आएगा पेइंग बैंकर कहेगा कि नहीं, इसकी तो स्टॉप पेमेंट आ चुका है, हमें ऑर्डर आ चुका है। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक चेक लिख कर रखा था इसको देने के लिए, गुम गया। मैंने चेक लिख कर रखा था इसको देने के लिए, वो चेक चलो मैं नया तो बना दूंगा, लेकिन वो जो गुम गया उसका क्या करूं? इमीडिएट बैंक में फोन करूं, पता नहीं किसके हाथ लग जाए, कोई बैंक में वो लेके चला ही जाए, तो इमीडिएट उसकी स्टॉप पेमेंट कराओ। रीजंस बताने पड़ते हैं कि सर मेरा ना वो चेक खो गया है सर, उसकी अगर वो आए तो स्टॉप पेमेंट है उसकी, पता नहीं किसके हाथ लगे, कहां आए, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा था उस पर, तो उस चेक नंबर की स्टॉप पेमेंट करनी है। बहुत सारे रीजन पे आप स्टॉप पेमेंट करवा सकते हो चेक की। इनफैक्ट आजकल तो बैंक्स में जब आपने किसी को चेक दिया, जब वो चेक लगाता है आपके बैंक तक वो चेक पहुंचता है, तो जिस दिन क्लियर होना होता है उससे पहले आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, कि एक चेक क्लियरेंस के लिए आया है, चेक नंबर ये, इस पार्टी का नाम है और इतने अमाउंट का चेक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो 12 बजे से पहले पहले आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आजकल तो बहुत सिक्योरिटी होगी टाइट, क्योंकि बड़े ज्यादा ये फ्रॉड होने लगे थे, धोखे होने लगे थे, तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये स्टॉप पेमेंट एक ऐसा ऑर्डर है जो एक कस्टमर ने अपने बैंकर को दिया हुआ है कि अगर आपको ये चेक आए तो इसको क्लियर ना करना। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस, क्यों मना कर दिया वो तो अलग बात है, मना कर दिया इज स्टॉप ऑर्डर, बोलो इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा दूसरा एक और है, नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ रिसीव्ड बाय बैंक। देखो अगर बैंक को यह पता चल जाए कि हमारा जो कस्टमर है वो मर गया, ऐसा हो सकता है मरने से पहले उसने किसी को चेक दिया लेकिन वो डलवाने में थोड़ा देर कर गया, वो बंदा तो मर गया, बैंकर को पता भी लग गया कि वो बंदा मर गया, और अब एक चेक आया उसका क्लियर होने के लिए, क्या बैंक उसको क्लियर कर देगा? बैंकर, क्योंकि बैंकर को डाउट हो सकता है, क्या हो सकता है किसी ने मरने के बाद डाला, बैंकर को कैसे पता चलेगा? नहीं सर उस पर डेट लिखी होगी, अरे डेट तो कुछ भी लिख दो पेन से, डेट तो कुछ भी लिख दो पेन से, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं सर उसमें साइन होंगे, हो सकता है उस बेचारे ने साइन करके रखा हो कोई चेक और मर गया हो, क्योंकि बैंकर को ये बात पता चल चुकी है कि वो बंदा मर चुका है। इस ग्राउंड पे बैंक वो उसका चेक क्लियर नहीं करेगा, मना कर देगा। क्लियर है? तीसरा सेम है, बट यहां पे नोटिस मिल रहा है कि जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया या इनसेन हो गया। इनसेन माने हाँ, नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, नोटिस ऑफ कस्टमर्स इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी रिसीव्ड बाय बैंक। चौथा, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ होल्डर। यह सुनना बड़े मजे की बात है। आप पैसे लेने बैंक खुद ही गए, मतलब बैंक में आपने चेक नहीं डलवाया, आप इनफैक्ट चेक कलेक्ट करने खुद ही पहुंच गए, उसमें नाम लिखा हुआ था राकेश, आपने कहा कि सर ये चेक क्लियर करना है, तो बैंकर ने पूछा आपने कहा राकेश, बैंकर ने कहा आईडी दिखा। आपके पास पहली बात आईडी नहीं है, बैंकर आपको चेक क्लियर क्यों? आपका टाइटल डिफेक्टिव है, कैसे माने कि आप ही राकेश हो? दूसरी बात, आपने आईडी दिखाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है
राजेश। आप कह रहे हो सर ये ना गलती से राजेश है, वैसे मेरा नाम राकेश ही है, इस आईडी में गलती से मेरा नाम राजेश लिखा हुआ है, बैंकर पे कर देगा? बैंकर कहेगा कि ना भैया, मेरे को तो तेरा टाइटल डिफेक्टिव लग रहा है। जहां पर बैंकर को होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव लगे, उसको लगे कुछ गड़बड़ है, वहां पर मस्ट रिफ्यूज है, ही विल नॉट क्लियर द चेक। नहीं, जब तक बैंकर सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति, देखो आप एक बात समझो, बैंकर इग्नोरेंट नहीं हो सकता कि मुझे क्या जो मर्जी आ जाए, चेक लेके आ गया मैं तो पेमेंट कर दूं ना। आपको पता है, आई वाज यंग, मैं मेरे ख्याल 11th क्लास में था, मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब चल रही थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा ही खराब, तो पैसे की जरूरत थी घर पे। तो मम्मी ने ना मुझे चेक दिया, जा बेटा पैसे निकलवा ला कुछ बैंक से जाके। तो पापा ने कहा कि तू ना सेल्फ का चेक दे दे इसको, ये पैसे निकलवा लाएगा। मम्मी ने मुझे चेक ड्रॉ करके दिया कि जा बेटा तू ना पैसे निकलवा ला। मैं गया वहां पे, उन्होंने देखा 11वीं क्लास में पढ़ता हुआ एक लड़का, और मैं भागता भागता पहुंचा, बड़ी सांस भी फूल रही थी। बैंकर को कुछ शक हुआ, ये बंदा बच्चा कहीं चोरी चकारी तो नहीं करके, हो भी सकता है, हो भी सकता है। उसने कहा आप, मैंने कहा जी मैं सिमरनजीत। उसने कहा कि ये तो सेल्फ का चेक है। सेल्फ का चेक तो तब होता है जब एक बंदा खुद अपने बैंक से पैसा निकलवाने, आपका अकाउंट है? मैं कहा नहीं जी मेरी मम्मी का अकाउंट है। अब उसको और शक हुआ, माँ को तो लूटी रहा होगा ये पक्का। उसने कहा कि ठहरो मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, चला गया, फिर जाकर किसी और को बुला के लाया। उसने कहा कि हाँ जी तुम ये क्या, चेक काफी अमाउंट का था क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, काफी अमाउंट का चेक था, 50-60 हज़ार रुपए का चेक था। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मिल सकते, मम्मी को भेजो, आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसको शक था कि टाइटल जो है ये क्या है, डिफेक्टिव है। फिर मेरे फादर आए, क्योंकि मदर तो आ नहीं सकती थी, मदर तो बहुत बीमार थी, मेरे फादर आए, उन्होंने चेक क्लियर कर दिया। कहने का अभिप्राय ये, जहां पर बैंकर को ये डाउट है, शक है कि ये बंदा जो है इसका होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है, वो उसको क्लियर करने से मना कर देगा। 5th पॉइंट, कस्टमर ने अपना अकाउंट क्लोजर की एप्लीकेशन डाली हुई है बैंक में, अकाउंट भी क्लोज हुआ नहीं है लेकिन कस्टमर ने अकाउंट क्लोजर की एप्लीकेशन डाली हुई है, और एट द सेम टाइम एक चेक भी आ जाता है उसका ड्रॉ किया हुआ, तो बैंकर उस चेक को पे करने से रिफ्यूज कर देगा कि ये बंदा तो अकाउंट क्लोजर की वो डाल के गया। मैं ये नहीं कहता कि ये जो बंदा आया ये चोर होगा या कोई गलत काम कर रहा होगा, हो सकता है ये चेक उसने पहले दिया हो, उसने डालने में डिले कर दिया हो, लेकिन बैंकर रिफ्यूज कर देगा कि भैया मैं पे नहीं करता। तो कस्टमर हैज मेक एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अच्छा 6, हाँ बोलो ना। नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अकाउंट क्लोज होगा तो वैसे भी पैसे तो तेरे को मिलने ही थे, ये तो तू पहले लेके आता, क्लियर? 6, सिग्नेचर डज नॉट मैच। सर आपके बैंक के अंदर कुछ और सिग्नेचर है, चेक पे जो आपने सिग्नेचर करके दिया वो कुछ, कई लोगों की ना आदत होती है हर 6-6 महीने में अपने साइन चेंज कर लेते हैं, ये बहुत गलत आदत है, बहुत गलत आदत। बचपन में आपको अपने साइन जो आपने एक फिक्स कर, जब से आप एक साइनिंग अथॉरिटी बने, पहली बार बच्चा तो साइनिंग अथॉरिटी होता ही नहीं कहीं पर भी, 18 साल का जब वो होता है तो वो साइन वाइन करने स्टार्ट करता है, तो आपको उसी वक्त एक सिग्नेचर फिक्स कर लेने चाहिए कि ये मेरे सिग्नेचर्स है, दैट्स इट, और उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी को ही करने चाहिए। जो एक जगह कुछ और सिग्नेचर, दूसरी जगह कुछ और सिग्नेचर, फलानी जगह कुछ और सिग्नेचर, बड़ा खराब है, वो बहुत खराब है, उससे बहुत नुकसान हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पुराना सिग्नेचर है याद ही ना आए कि क्या करते थे, क्योंकि प्रैक्टिस जो हो जाती है एक बार आपको, वही होता है बस, दैट्स इट। तो सिग्नेचर अगर मैच नहीं करे तो बैंकर पे कर देगा क्या? नहीं करेगा। स्टेल चेक, स्टेल माने बासा, बासा माने स्टेल, STALE, स्टेल चेक।
देखो एक चेक की ना 3 महीने की वैलिडिटी होती है। दीदी सुनो, एक चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। अगर आपने आज एक चेक रिसीव किया, उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई है ना, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ दैट चेक। अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक नहीं लगाया तो वो चेक, हाँ, स्टेल, एक्सपायर। किसने बोला एक्सपायर हो जाएगा? एक्सपायर का मतलब मैं एक छोटी सी बात कर लूं फिर आपसे। सर मत ही करो तो अच्छा, एम ही दिमाग चाटोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बात मैं दावे से कहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता। देखो एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति है बी। ए ने बी को एक चेक दिया। सुनना बड़े ध्यान से। ए ने बी को कितना टाइम में दिलवाना चाहिए था? लेकिन इसने प्रेजेंट चेक क्या हो गया? अब अगर ये बैंक जाता है चेक लेकर तो बैंक तो पे करेगा नहीं। अच्छा ये ए के पास गया कि यार वो जो तूने चेक दिया था ना वो तो मैं डलवाना ही भूल गया, वो तो पड़े पड़े 3 महीने हो गए, मुझे एक नया चेक दे दे। ए कहता मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता, मैं तो दे दिया तेरे को चेक। सवाल है क्या बी ए के ऊपर कोई एक्शन ले सकता कोर्ट में? कैन बी टेक एक्शन अगेंस्ट ए इन कोर्ट? आंसर इज यस। याद रखना बैंक इस चेक को पे करने से मना करेगा, लेकिन कोर्ट के पास आप जा सकते हो। एक बात याद रखना, कोर्ट के पास जाने का 3 इयर्स का टाइम होता है, पता है आपको ये बात? कोर्ट देखो, जिस दिन आपको पैसे लेने, ए ने बी ने ए से पैसे लेने थे, चेक तो स्टेल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता। बी कैन फाइल सूट इन कोर्ट अगेंस्ट ए। इसका एक टाइम पीरियड है क्या? 3 इयर्स। तो दीदी आपने कहा चेक एक्सपायर हो गया 3 महीने के बाद, तो अभी वो बासा हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ। एक्सपायर कब होगा? 3 साल के बाद। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इस चेक के अगेंस्ट बी एक्शन तो ले सकता है, 3 साल का भी टाइम है उसके पास। पहले ये जो 3 मंथ्स का टाइम था ना, पहले 6 मंथ्स था। कहीं आपकी किताब में शायद अभी भी 6 महीने दिया हुआ है। वो तो बहुत टाइम 2013 में ही चेंज कर दिया था। 3 साल हो गया था, 3 महीने हो गया था, सॉरी 6 महीने से 3 महीने हो गया था। क्योंकि पहले चेक क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब तो बहुत जल्दी होता चेक क्लियर। 2-3 दिन में तो चेक ही क्लियर हो जाता है। बोले इज क्लियर और नॉट? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मे रिफ्यूज की। कि सर कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर बैंकर रिफ्यूज करने से मना कर सकता है? पहला, इनसफिशिएंट फंड्स। सर ये तो मस्ट रिफ्यूज में आना चाहिए था, इनसफिशिएंट फंड्स तो, क्योंकि अगर आपके बैंक में पैसे ही नहीं है तो भी वो पे नहीं करेगा। हाँ शाबाश। लेकिन कई बार किसी व्यक्ति को बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी होती है, उस व्यक्ति के बैलेंस कम होने के बावजूद भी बैंक को चेक क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर उसके पास ओडी, इसीलिए मैंने कहा मे रिफ्यूज, मतलब अगर ओडी फैसिलिटी है तो उसको वो पे कर देगा, और अगर ओडी फैसिलिटी नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देगा। अभी डिपेंड करता है किस पे, इसलिए मे रिफ्यूज में डाल दिया ये वाला पॉइंट। समझ पा रहे हो बात को? आप लास्ट क्लास में नहीं आई थी ना? आगे बढ़े, आगे चले। पोस्ट डेटेड चेक, पता है किसी को ये क्या होता है? ये पता है किसी को क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक? मैं चेक आज दे रहा हूं लेकिन डेट डाल रहा हूं 2 महीने बाद की। दरअसल ये सर ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आप समझ के देखो। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप।
मैंने ना संदीप को बोला, मैंने कहा संदीप मुझे ना लोन दे दे, उधार दे दे। संदीप कहता सर कितने रुपए का? मैंने कहा संदीप 10,000 रुपए का। संदीप कहता सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर मेरी ना एक प्रॉब्लम है। मैं कहा क्या? कहता सर मैं ना पैसे मांगने नहीं आ सकता, मतलब कल आप कब पैसे वापस करोगे? मैं कहा मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा तेरे पैसे। संदीप कहता कि सर आप एक काम करो, आप मुझे ना आज ही 2 महीने की बाद का डेट डाल के एक 10,000 का चेक दे दो, मैं 2 महीने बाद डलवा लूंगा और पैसे आ जाएंगे मेरे पास। और सर आप मेरे बड़े भी हो, मैं आपसे पैसे मांगू मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। सर आप ना मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो मैंने आज ही इसको एक चेक दिया 2 महीने की डेट बाद का। ये आज नहीं डलवा सकता उसको बैंक में। क्यों? क्योंकि सर बैंक उसको क्लियर नहीं करेगा, बैंक कहेगा उसमें तो डेट ही आगे की लिखी हुई है। बट बैंक चाहे तो पोस्ट डेटेड चेक को क्लियर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर ये गलत है। आप बैंक पे आज चेक आज ड्रॉ कर रहे हो और डेट 2 महीने बाद की डाल रहे हो, ऐसा नहीं होता। चेक पे तो वो डेट डलनी चाहिए जिस दिन वो ड्रॉ हुआ। वैसे तो पोस्ट डेटेड चेक क्लियर नहीं होते, हमेशा ही हमेशा आप ये मान के चलना कि वो रिफ्यूज ही करेगा पे करने से। लेकिन अगर बैंकर चाहे तो पे कर भी सकता है, और ये बैंकर ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट बैंकर। ये जो केसेस अभी हमने बताया, इनमें अगर बैंकर ने पे कर दिया तो वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट बैंकर इटसेल्फ कि तेरे को यहां पे नहीं करना चाहिए था, मैंने तेरे को स्टॉप ऑर्डर दिया था, तूने फिर भी पे कर दिया। आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द बैंक। बैंक को मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। जहां पे मस्ट रिफ्यूज है, लेकिन जहां पे मे रिफ्यूज है वहां पर बैंकर ने अगर पे कर दिया, वी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द बैंकर। आगे बढ़े। थर्ड, चेक इज डाउटफुल माने सर एक व्यक्ति चेक लेकर आया, बड़ा गुच्चड़ मुच्चड़ सा चेक है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से छीन के खोस के लाया। कुछ डाउटफुल है, कुछ गड़बड़ है। आप देखते हो जहां पर कटिंग होती है ना वो भी डाउटफुल है, जहां पर ओवर राइटिंग होती है ना वो भी डाउटफुल है, जहां पर पेन चेंज किया हुआ है ना वो भी डाउटफुल है, जहां पर चेक डाउटफुल है। आजकल तो रूल्स आ गए, आरबीआई की नोटिफिकेशंस आ गई हैं, बैंकर को सख्त हिदायत दिया आरबीआई ने, ओवर राइटिंग है रिफ्यूज कर दो, कटिंग है रिफ्यूज कर दो, पेन चेंज है मना कर दो, पे मत करो। तो मतलब आज तो ये वाला पॉइंट जो कल तक मे में है, अब तो मस्त में आ चुका हुआ नोटिफिकेशन के चलते। लेकिन आरबीआई कहता है कि सर जहां पर भी चेक डाउटफुल है ना, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, घोटाला लग रहा है, आप तो ये कहते हो, चेक की तो छोड़ो, बैंक के किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर आपने कटिंग करी है तो वो एक्सेप्ट करते ही नहीं, करते ही नहीं। इवन तक वो जो चेक जमा कराने की पर्ची है ना, अगर उसमें भी अगर आपने ओवर राइटिंग कर दी या कटिंग कर दी तो वो आपसे सिग्नेचर कराते हैं कि आप साइन करो उस पर्ची पे भी। क्यों? आजकल फ्रॉड्स इतने हो रहे हैं, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है इररेगुलर एंडोर्समेंट। ये बात हमारी ना लास्ट लेक्चर में भी एक बात रह गई थी। सवाल है कि सर क्या चेक को भी एंडोर्स किया जा सकता है? क्या चेक को एंडोर्स किया जा सकता है, आगे फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है? मैंने आपको चेक दिया, आप इसको ट्रांसफर कर सकती हो, आपका नाम लिख के दिया, क्या आप आगे इसको ट्रांसफर कर सकती हो? आंसर इज यस। अगर नहीं कर सकता तो फिर नेगोशिएबल काय का हुआ? फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? अगर चेक को एंडोर्स नहीं कर सकते, पर सर हमने तो आज तक कभी किया नहीं, तो तुमने तो आज तक बहुत कुछ और भी नहीं किया, तो वो सब भी नहीं होता। जो जो हमने नहीं किया वो सब नहीं होता, वो सब एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो। अरे भैया जो हम चेक्स हम लेते हैं, जो हम डील करते हैं, वो तो हाउस होल्ड चेक्स हैं, घरेलू, मम्मी ने पापा को दिया। अच्छा एक चीज ना हमारे जुबान पे बड़ी चढ़ी हुई है, क्या बोला? सर मम्मी ने पापा को चेक काट के दिया। कोई भिंडी है कि काट के दी? चेक काटा, ये मुझे एक चेक काट दो, एक मुझे चेक काट दो, उसने उसको चेक काटा। ये हम बड़ा आम यूज करते हैं, आम भाषा, हमारी बड़ी आम भाषा, चेक काट दो, उसको सर चेक काट देगा। इसको अवॉइड करेंगे। देखो जब हम
जब हम प्रोफेशनल बन रहे हैं ना, तो हमारी लैंग्वेज में भी तो चेंज आए। बोलो, हमारी लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड नहीं होनी चाहिए थी? फिर क्या बने प्रोफेशनल? फिर क्या प्रोफेशनल बने? इसीलिए अब हम बोलेंगे कि सर उसको चेक बना दो। बना, काटो नहीं, चेक काट के दे दो नहीं, चेक बना दो, चेक ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ड्रॉ बनाना है ना, काटना नहीं। चलो, और चेक काट के दे दो। क्यों क्यों काटो, अभी उसकी भी बात करेंगे। क्रॉसिंग ऑफ चेक, वो क्यों काट, ये शब्द क्यों जुड़ गया चेक के साथ? बैंकर तक भी ये बात बोलता है कि सर आपने उसको चेक काट के दिया था ना, काट के दे दो को क्यों आया, वो भी क्रॉसिंग की बात करेंगे अभी, लेकिन ये गलत है शब्द। खैर, अच्छा, इर्रेगुलर एंडोर्समेंट की तो बात हुई नहीं। इर्रेगुलर एंडोर्समेंट का मतलब है कि मैंने चेक इनको एंडोर्स किया, इन्होंने आगे उसको एंडोर्स किया, उसने वापस से मुझे एंडोर्स कर दिया, मैंने वापस इसको एंडोर्स किया, इसने वापस से इसको एंडोर्स कर दिया, इसने वापस से मुझे एंडोर्स कर दिया। बैंकर के पास जब ये चेक आया, वो बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा है कि ये एक ही बंदे का नाम 4-4 5-5 बार क्यों लिखा हुआ भाई? एक जगह पे तो ऐसी भी एंडोर्समेंट है कि मैंने इसको दिया, फिर उसने इसको दिया। बैंकर कह रहे हैं, बैंकर को एंडोर्समेंट समझ ही नहीं आ रही, ये जल क्या रहा है। अगर मैंने इसको दिया तो फिर इसने एंडोर्समेंट करना था ना, इसने कैसे एंडोर्समेंट कर दिया आगे? बैंकर कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां पर इर्रेगुलर एंडोर्समेंट है, समझ ही नहीं आ रहा कि इसने किसको एंडोर्स किया। बैंकर ऐसे चेक को भी पे करने से रिफ्यूज कर रहा है। बैंकर मेरे को पता ही नहीं चल रहा किसने किसको किया, तो मैं कैसे पे कर सकता हूं? हाउ कुड आई पे? मैं सॉरी, ये चेक नहीं मैं पे कर सकता, क्योंकि इसमें इर्रेगुलर एंडोर्समेंट हुई है। शायद लगता है आपने एक एंडोर्समेंट मिस कर दी, लिखी नहीं, इसलिए गड़बड़ हुई है। अब क्योंकि गड़बड़ हो चुकी है, अच्छा क्योंकि मैं रिफ्यूज में पॉइंट, बैंकर चाहे तो। आपने सुना है प्रिविलेज्ड कस्टमर? सुना है? जो लाइन में नहीं लगता, सीधा धड़ल्ले से मैनेजर के रूम में घुस जाता है, और भाई साहब क्या हाल है, बाहर तक आवाज आ रही होती। बड़ा गुस्सा चढ़ता था, हम लाइन में लगे, मैं ये धाड़ करके मैनेजर कमरे को, मैनेजर फिर घंटी बजाता, टिंग टिंग, भाई साहब कुछ पासबुक में एंट्री कराओ, भाई साहब चाय लेंगे, क्या लेंगे? फिर लोग अंदर लड़ने जाते हैं, हम लाइन में लगे। मैंने कहा बैंकर कर, ये हमारा प्रिविलेज्ड कस्टमर है। प्रिविलेज्ड कस्टमर वो है जिसने रोज लाखों रुपए जमा कराने हैं, लाखों रुपए निकलवाने हैं, करोड़ों रुपए, फिर अगले दिन फिर जमा कराने हैं, फिर लाखों रुपए निकलवाने हैं। बैंकर को तो बड़ा धंधा आ रहा है, बड़ा बिजनेस आ रहा है उससे, वो प्रिविलेज्ड कस्टमर है। तो अगर इर्रेगुलर एंडोर्समेंट है और कस्टमर प्रिविलेज्ड है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मेरे एक स्टूडेंट है, उसके फादर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। वो कहता है कि सर रोज सुबह हमारे घर पे बैंक से एक पर्सन आता है, और कल के पिछले दिन के जितने भी चेक्स होते हैं वो सुबह सुबह मेरे फादर उसको हैंड ओवर कर देते हैं। वो खुद ही जाके अपने आप पर्चियां भरता है और वो खुद ही जमा करा देता है सारे वो चेक। काम ही है उसका, रोज आता है वो, संडे छोड़ के, मतलब सैटरडे संडे छोड़ के, जिस दिन बैंक की छुट्टी होती है उस दिन छोड़ के, जिस दिन वो बैंक जाएगा वो हमारे घर से होता हुआ ही जाता है। वो सर जितने चेक्स, क्योंकि चेक्स बहुत मिलते हैं उनको, सारे दिन चेक्स ही आए मैं, तो उसका यही काम है। तो सर ये उसको क्यों फैसिलिटी मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिलती, हम क्यों नहीं, हमारे घर क्यों नहीं आता? तुमने महीने में कभी एक चेक बैंक में डलवाना है, वो भी पता नहीं डलवाना नहीं डलवाना, वो भी 500 रुपये पता नहीं। तुम्हारे चेक को मैं वो कलेक्ट करने आए, हाँ भैया आना था हमारे 150 रुपये का चेक जमा होना है। बैंक करके भाग यहां से, दफा हो जा। चलो आगे बढ़ रहे। सर इफ चेक इज प्रेजेंटेड, चेक वॉज प्रेजेंटेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, फिर ये वाली बात होगी। क्या बोला कि सर आप चेक लेकर बैंक पहुंचे 4 बजे के बाद, बताओ ये भी पॉइंट है। तो बैंक तो बंद हो गया, पब्लिक नहीं, बैंक बंद नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक डीलिंग बंद हो गई। 4 बजे बंद हो जाती पब्लिक डीलिंग, तो बैंक आपको पे करने से मना कर सकता है, क्योंकि फिर वही प्रिविलेज्ड कस्टमर वाली बात कि अगर आप प्रिविलेज्ड कस्टमर हो तो आपके लिए तो वो 7 बजे भी तक भी बैठ जाएगा। वो कहेगा कि चलो आ जाओ भाई साहब, कोई टेंशन नहीं, आराम से आओ। हाँ, इसलिए मेरे फ्यूज में डाल दिया। और उसके बाद सर ज्वाइंट अकाउंट था, ज्वाइंट अकाउंट एंड चेक नॉट साइंड बाय ऑल। अब ये बात भी समझने वाली कि सर ये मे में क्यों आया। देखो जब आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बनते हो ना, जैसे एक आपने अकाउंट खुला और उसमें 3 लोग होल्डर, ज्वाइंट होल्डर 3 लोग हैं, तो आपको बैंक को बताना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसी चेकबुक मिले। ऐसी चेकबुक मिले कि जिसमें सारे साइन करे तो चेक क्लियर हो, या कोई एक भी कर दे तो भी हो, या स्पेसिफिकली कोई एक व्यक्ति करे तो हो। मतलब आपको बैंक को बताना पड़ता है। बैंक आपसे पूछता है कि चेकबुक जो दूं कैसी दूं, कैसी वाली दूं।
आपको कुछ 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि सर मेरे को वो वाली चेकबुक दो जिसमें तीनों साइन करें तो क्लियर हो। बैंक का ठीक है, ये लो तीनों साइन करो। अगर उसमें एक भी पार्टी ने साइन नहीं किया तो चेक क्लियर नहीं होगा। एक और भी आती है चेकबुक जॉइंट होल्डर्स के लिए कि तीनों में से कोई एक साइन करते तो भी पास हो जाएगा, ये भी आता है। और एक और भी आता है कि तीनों में से आप सिलेक्ट करके एक ऑथराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करो, ये ही साइन करेगा तो चेक क्लियर होंगे, बाकी दो करेंगे तो नहीं होंगे। आप बताओ आपको कौन सी वाली चेकबुक चाहिए। अब इसीलिए लिखा है कि ज्वाइंट अकाउंट एंड चेक इज नॉट साइंड बाय ऑल। तो यहां पे मैं इसलिए आया क्योंकि हो सकता है उन्होंने वो वाली चेकबुक ले रखी हो जिसमें कि सबके ही चल जाते हो, कोई एक कर दे तो चल जाएगा, तो चेक वो क्लियर कर भी सकता है। लेकिन अगर उन्हीं ज्वाइंट होल्डर्स ने वो बुक ले रखी हो जिस पे सभी का साइन हो तो फिर वो रिफ्यूज करेगा। इसका मतलब वो रिफ्यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। इसलिए मैं रिफ्यूज में आया कि सर ज्वाइंट होल्डर्स ने साइन सबने नहीं किए, तो पे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन चेकबुक कौन सी आपके पास। और एक और भी है, इफ अमाउंट इन फिगर डज नॉट मैच द वर्ड्स। क्या मतलब? क्या मतलब है? हाँ, डिजिट में लिखा है 10,000, वर्ड्स में लिखा है 1 लाख। अब ये तो मैच ही नहीं कर रहा आपस में। वर्ड्स में लिखा है 1 लाख, उसमें लिखा है 10,000, एक जीरो लगाना भूल गए। में रिफ्यूज इसलिए है कि कोई बैंकर ये भी कह सकता है कि जब लिखा है 1 लाख, शायद एक जीरो लगाना भूल गया, चल मैं पास कर देता हूं। लेकिन जनरली ऐसा होता वो रिफ्यूज ही कर। मैंने आपको क्या बोला, मे रिफ्यूज वाले भी आप मस्त ही मान के चलना, करेगा नहीं बैंकर कभी भी। बैंकर को इतना सा भी रिस्क लगता होगा ना, वो पे नहीं करेगा। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़े, आगे चले। आओ अब हम चेक काट के क्रॉसिंग की बात करें, काटने की। क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक। पहले आपको समझना पड़ेगा ये क्रॉसिंग है क्या, बाय द वे। व्हाट इज क्रॉसिंग? को बता सकता है? सर वो 2 लाइनें खींच लेते हैं, हाँ, पर है क्या ये? है पार करना मतलब? न रे, वो जिब्रा क्रॉसिंग समझा रही है। हाँ दीदी, भाई साहब कुछ ठीक बोल रहे हैं कि सर जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में पैसा जाए इसके लिए क्रॉसिंग करते हैं। अब एक बात समझना, मैं क्रॉसिंग नहीं, ये तो आपने बताया कि ठीक है कि क्या होता है क्रॉसिंग से, पर सबसे पहली बात क्रॉसिंग क्या है? सर क्रॉसिंग एक इंस्ट्रक्शन है जो कस्टमर ने अपने बैंक को दे रखी है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता। आपको पता है हम कई शादियों में जाते थे, हम छोटे होते थे, हमने तो ये घर में देखा है, कई शादियों में जाते थे तो मम्मी पूछती होती थी, पापा पूछते होते थे मम्मी से कि इनको कितना शक्कर डालना है, 2100 डालना है कि 1100 डालना है? मम्मी कहती थी पता नहीं, डब्बा देंगे कि नहीं। अगर तो देंगे फिर तो 2100 बनता है, फिर तो 2100 बनता है, और अगर नहीं देंगे तो 1100 बनता है। तो सेफ्टी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों लिफाफे पापा को बनाकर ले जाने पड़ते थे, 2100 के भी, 2100 का भी और 1100 का भी। अब वहां पे मम्मी के इशारे की वेट करने की क्या करना है, दे हैव टू वेट फॉर द सिग्नल्स। तो जब जाने लगते थे, अच्छा बहन जी चलते हैं, फिर बहन जी डब्बा तो ले जाओ, अच्छा मम्मी कहती थी 2100 पूरे। ऐसा होता था कि नहीं? चलो आप तो अमीर लोग, अभी हम तो मिडिल क्लास फैमिलीज में यही कुछ ही होता है। कई बार हम लोग घर आके बड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये इतना गंदा खाना तो पैसे नहीं देने चाहिए थे। इतना गंदा था, पैसे नहीं देने चाहिए थे। खैर, अच्छा शगन देने में भी एक प्रॉब्लम यह है कि लेने वाले कर्टसी ये कहती है कि उसको एक बार ना मना करना है।
तो हमारा ना एक मामा जी होते थे, बड़े शरीफ बेचारे, इतने शरीफ, अब तो उनकी डेथ हो गई, बड़े शरीफ होते थे, मतलब कितना बोला हो सकता है कि इंसान, वो इंतहा थे उसकी। तो वो मम्मी ने भेजा उनको, जाओ शगन दे आओ। तो वो गए, तो शगन का लिफाफा वापस लाया। मम्मी कहती क्या हुआ? कहते नहीं वो तो ले ही नहीं रहे मना कर रहे हो, तो वो तो कह रहे लेना ही नहीं है। तो मम्मी कहती तुम वापस ले आए, इधर तो तुम। फिर वो बेचारी खुद गई, देखे आए कि हम बड़ा वो गलत लगा जी, वो वापस ही ले आए, आई एम सॉरी। उनके घर में भी ऐसे ही होता था कि वो एक ही बार पूछते होते थे खाना है, आप बोलते नहीं, ठीक है, फिर वो सारा खा जाता था। दूसरी बार में मुझे आपसे, तो वो कहते थे कि पूछा तो था, वो तुम्हें कहा ना। वो इंसिस्ट नहीं करते थे, नहीं जानते थे क्या सर, बोले नहीं थे, बड़े चालू थे। अच्छा सुनो ना, क्रॉसिंग ऑफ चेक की बात सुनो ना। मैं सोचो, ये कस्टमर है मेरा, भैया सुनो, ये मेरा कस्टमर है, मैं इसको चेक ड्रॉ करके दे रहा हूं। क्या चेक पे लिख दूं कि पैसे इसके हाथ में मत देना, बैंक में डालना इसके? और ये देख रही है इस पे क्या लिखा हुआ है, पैसे इसके हाथ में मत देना, इसके बैंक में डालना। अच्छा मतलब मैं तेरे को चोर नहीं लगती हूं? हाथ में क्यों ना देना, बैंक में क्यों डालना? देखो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि पैसे हाथ में ना देना, बैंक में डालना, मेरे कहने का अभिप्राय समझो। कल को मेरे पास प्रूफ हो, मेरे पास भी तो प्रूफ हो क्या, कि मैंने इसको पैसे, अगर इसने पैसा कैश निकाल लिया, मेरे पास क्या प्रूफ है मैंने इसको पैसे दिए? या तो मुझे चेक की फोटो कॉपी करवा के रखनी पड़ेगी, फोटो खींच के रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चेक इनके अकाउंट में डलवाऊं, तो आज मेरे पास पासबुक में एक एंट्री है, मेरे अकाउंट से पैसे इनके अकाउंट में गए, मेरे पास प्रूफ है मैंने इनको पैसे दिए। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं पैसे हाथ में मत देना। मेरी बात समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि जो पेमेंट मैंने करी है, कल को मैं उसको ट्रैक कर सकूं, कल को मैं उसका एविडेंस रख सकूं, कल को मैं उसका प्रूफ रख सकूं। मैं तो इस लिहाज से कह रहा हूं कि पैसे हाथ में मत देना इसके। लेकिन ये अदर मीनिंग ले सकती है कि नहीं ले सकती, इसीलिए सीधी सीधी बात नहीं लिखनी होती। आपको सिर्फ एक सिग्नल लिखना है, उसके ऊपर इशारा लिखना है, बैंकर अपने आप समझ जाएगा। जब बैंकर के पास ये चेक आएगा ना, और उस पर 2 डंडियां डली होंगी, ये कहेगी कि सर पैसे दे दो, तो बैंकर कहेगा कि नहीं पैसे तो नहीं दे सकता, आपके अकाउंट में डल जाएगा, मुझे अपना अकाउंट नंबर लिख के दे दो, ये पर्ची है, इस पर आप अपना अकाउंट नंबर लिख के सब लिख के मुझे दे दो, आपके अकाउंट में डलेगा ये पैसा। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? तो क्रॉसिंग बेसिकली है क्या? इट इज एन इंस्ट्रक्शन, है ना? ये क्या है? गिवन बाय, कौन देता है? कस्टमर टू हिज बैंक। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कस्टमर ने, या ऊपर लिख लो ड्रॉवर, है ना? ज्यादा अच्छा शब्द क्या है? ड्रॉवर ने अपने बैंक को दी है। अब ये अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। क्रॉसिंग है 4 तरीके की। पहली क्रॉसिंग है बेटे जनरल क्रॉसिंग। क्या है? जनरल क्रॉसिंग। दूसरी है स्पेशल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। और मेरे बच्चे तीसरी है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। और चौथी कौन सी बेटे? अकाउंट पे क्रॉसिंग। सर इसमें से कुछ कुछ तो हमने भी देखी हुई है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, देखिए तो अब पहले आती है जनरल क्रॉसिंग। एक बार जरा देखते हैं ये जनरल क्रॉसिंग होती कैसे। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि आपने 2 ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, खाली ऐसे सिर्फ 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हैं, तो ये जनरल क्रॉसिंग होती है। एक और भी होती है, इसमें आपने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और बीच में लिख दिया एंड कंपनी। दोनों ही क्या है? जनरल क्रॉसिंग है। मतलब जब आप ये क्रॉसिंग बनाओगे तो बैंक समझ जाएगा अच्छा अच्छा ये करना है। जैसे याद करो आप एग्जाम में जाते हो तो पहले ही अपने दोस्त के साथ इशारे डिस्कस कर लेते हो ना। हाँ 2 बार खांसी करूंगा, देख लियो देख लियो।
दोस्त कहता है देख मैं तेरे को सारे पार्ट्स बता दूंगा उसको कैसे, अगर ऑप्शन होगा ना ए तो मैं कहूंगा ऐसे ए बी सी डी, हाँ तो जो भी होगा तो मेरा ध्यान करना, तो मेरा ध्यान करना। पहले ही इशारे डिस्कस कर लेते हो, ये पहले ही इशारे बैंक ने और कस्टमर ने डिस्कस कर लिया। आप ये बनाकर दोगे तो बैंक यही करेगा, इस इशारे का ये मतलब है, इस इशारे का ये मतलब है, इस इशारे का ये मतलब है। अब पहले इशारे समझ लो है क्या, फिर मतलब भी समझेंगे इनके। पहला इशारा समझ गए, दो लाइनें अगर आपने चेक पे डाल दी, अच्छा कई लोग समझते हैं चेक की ना एज पे डालनी होती है दो लाइनें, नहीं समझे भाई, जैसे ये चेक है तो इसकी एज पे डालनी होती है दो लाइनें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चेक के आप यहां भी डाल सकते हो, बीच में भी डाल सकते हो, बीच में डालना ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि चेक ये तो साइड से फट सकती है, अगर आपने बहुत छोटी सी क्रॉसिंग करी है साइड पे, बहुत छोटी सी तो कोई हल्का सा फाड़ देगा साइड से, लो होगी। लेकिन अगर आपने बीच में करी है तो बीच में से तो गोला नहीं बना सकता ना, चेक देना बीच में से, हमें तो ऐसे मिला था भैया, हमें पता नहीं। इसीलिए बेटर इज आप बीच में करो चेक के क्रॉसिंग, साइड में भी कर सकते हो। दूसरी क्रॉसिंग जो है स्पेशल क्रॉसिंग है बेटे, इस क्रॉसिंग के अंदर क्रॉस ऐसे दो लाइनें खींच के किसी बैंक का नाम लिखा होता है, जैसे यस बैंक, देना बैंक, कृष्णा बैंक, आजकल तो बड़े अजीब अजीब से बैंक बन रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पेशल क्रॉसिंग। माने जनरल क्रॉसिंग के अंदर अगर आपने नाम लिख दिया किसी बैंक का तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है फिर। अच्छा, फिर आती है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, वही दो लाइनें खींच के नॉट नेगोशिएबल ये शब्द डाल दो। तो अगर आपने ये शब्द डाल दिए नॉट नेगोशिएबल तो ये बेटा कौन सी क्रॉसिंग बन जाएगी मेरे बेटे, हाँ मेरे बच्चे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बन जाएगी। और अकाउंट पे ही क्रॉसिंग में आपको क्या लिखना है, अकाउंट पे ही का नाम नहीं, सिर्फ अकाउंट पे ही आपने क्रॉसिंग के अंदर लिखना अकाउंट पे ही बस। बैंक अपने आप समझेगा इसका क्या मतलब है, उसको पता है, उसको पहले से ही पता है। आओ जी अब समझे इनको, हाँ हाँ सर समझे सर। पहले मैं बात कर रहा हूं जनरल क्रॉसिंग की, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये चैप्टर मुश्किल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुश्किल है, बताओ यार बच्चे ऐसे ही डरते हैं इस चैप्टर से, इतना प्यारा चैप्टर है, मजा आ रहा है ना। चलो जनरल क्रॉसिंग का मतलब है अगर आपके चेक पे जनरल क्रॉसिंग हुई भी है, इसका मतलब है कि पैसे अकाउंट में डालना। बैंकर को एक इंस्ट्रक्शन है, अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ओनली। लेकिन एक बात याद रखना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो इस चेक को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता, वो एंडोर्स कर सकता है, लेकिन जिसको भी एंडोर्स करेगा उसके भी हाथ में उसको भी मिलेंगे अकाउंट में। मगर क्या एंडोर्स किया जा सकता है ये चेक, इट कैन बी फर्दर एंडोर्स्ड। बोले बात समझ में आ रही कि नहीं। दूसरी आती है स्पेशल क्रॉसिंग, इसके अंदर बैंक का नाम लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। स्पेशल क्रॉसिंग कहती है कि सर इसके अंदर जिस बैंक का नाम लिखा है ना, पैसे तभी देना जब ये इस बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करे। मतलब अगर मैंने आपको एक चेक दिया और उस पर क्रॉसिंग बना कर लिख दिया पीएनबी, तो अब ये चेक आपके पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको किसी पीएनबी के अकाउंट में डलवाओ। अगर आपने ये चेक डलवा दिया एसबीआई के अंदर, मेरा बैंक पे करने से मना कर देगा। क्यों? स्पेशल नाम लिखा हुआ है भाई, बैंक का नाम लिखा, मतलब पेमेंट जो होगी, पेमेंट 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 ओनली इन बैंक अकाउंट मेंशन्ड इन द क्रॉसिंग।
मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, कहता है कि सर ऐसा हो सकता है कि चेक पीएनबी का था लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में आपने लिख दिया एसबीआई, ऐसा हो सकता है? बोलो कि चेक तो पीएनबी का था लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग करते वक्त आपने उसमें लिख दिया एसबीआई, ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेक किस बैंक का है, चेक किसी भी बैंक का हो, आप स्पेशल क्रॉसिंग में किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो। फिर उसने एक और सवाल पूछा, कहता सर मुझे तो एक बात समझ नहीं आई। मैं कहा क्या? कहता है कि जो जिसने पैसा देना है उसको क्या लेना देना है उसको कौन से बैंक में जमा कराए। नहीं समझा भाई, मैंने तुम्हें पैसे देने, तुम एसबीआई में डलवाओ तो भी देने, पीएनबी में डलवाओ तो भी देने, एक्सिस में डलवाओ तो भी देने। अरे भैया तुम किसी में भी डलवाओ, अल्टीमेटली मुझे तो पैसा देना ही है। मुझे इससे क्या लेना देना, ड्रॉवर को क्या लेना देना कि भैया तू इसको पीएनबी में जमा कराना, अगर उसका पीएनबी में अकाउंट हो ही ना तो। फिर सर ये तरीका तो अगले बंदे को परेशान करने के लिए यूज किया जा सकता है कि जानबूझ उससे पूछ लो भाई आपके कौन कौन से अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आप बोलो एक तो पीएनबी में भी है, सिटी में भी है, एक्सिस में भी है। मैं कहा ठीक है फिर ये ले एसबीआई घर वाले जाके। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? स्पेशल क्रॉसिंग ये तो उल्टा परेशान कर रही है। स्पेशल क्रॉस आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा समझ पाने का कोई इशारा होता है क्या? नहीं, ऐसा ब्लैंक फेस, समझ पाने का कोई इशारा नहीं होता है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे बीच में कैसा शीशा लगा, मेरी कोई आवाज जा ही नहीं रही उधर, तुम सिर्फ मेरे को एक्शन करते हुए देख रहे हो, हाथ हिला रहा है। अच्छा ऐसा शीशा, एक दीवार है हमारे बीच में, उधर कुछ जा ही नहीं रहा और उधर से कुछ आ भी नहीं रहा। सच बता रहा हूं, कोई हाँ नहीं कोई ना नहीं, ऐसी सुनते हो बातें लोगों की। बड़ा ही बकवास फीडबैक है आपका। नहीं पता नहीं जब टीचर आता है तो क्या मौत पड़ जाती है स्टूडेंट को कि फीडबैक नहीं देंगे। बोलता जा तू, हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, शक्ल से गैस कर, ये हमारा एक्सप्रेशनलेस चेहरा है, तू गैस कर, बता आ रहा है? तो टीचर की दो ड्यूटीज है, एक तो उसको समझाना है। मैं सोचो मैं एक ही बात पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि मुझे कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है आपको समझ ही नहीं आ रही बात, मेरे को वही बात 5-6 बार करनी पड़ती, लेकिन तब भी तुम कोई फीडबैक नहीं दे रहे, तुम ऐसे ही बैठे हो। मैं ही हार के कहता हूँ चल यार अगला पॉइंट अप ले लेते हैं, छोड़ पर ये तो नहीं आया, ये पिछला वाला भी नहीं आया, चलो अभी ये वाला देखते हैं, वो भी नहीं आया, चल अगला देखते हैं। यार कोई तो फीडबैक दो, लाशें बैठी नहीं है। सुनो पेम, स्पेशल क्रॉसिंग का प्रॉब्लम क्या है सर? मेरे से वो स्टूडेंट पूछता है, कहता है सर देने वाले का क्या लेना देना, उसने पैसा देना है, तू पैसा दे अपना, एसबीआई में डलवाना, पीएनबी में मेरे चल पीएनबी में मेरा अकाउंट है भी, लेकिन तू कौन होता मुझे ये गाइड करने वाला कि पीएनबी में मुझे नहीं डलवाना, पीएनबी में तू पैसा दे, मेरा पीएनबी में अकाउंट है, तूने पीएनबी वाली ही क्रॉसिंग करके दिया, तू मुझे परेशान नहीं करा। लेकिन ये भी तो परेशानी है ना, मेरे को पैसा मिले, मुझे पीएनबी में नहीं डलवाना था यार, वो चेक मुझे डलवाना था एसबीआई में, तू पीएनबी लिख कर दे दिया, काय को? तो इस क्रॉसिंग का मतलब क्या है, इस क्रॉसिंग का मकसद क्या है, ये चाहता क्या है? बोलो। हेलो, जा रही है बात? इस क्रॉसिंग का मकसद क्या है? क्या मकसद है सर? आप ना इस क्रॉसिंग का मतलब गलत ले रहे हो। मैं हाँ सर, आप इस क्रॉसिंग का मतलब आप गलत ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉसिंग ड्रॉवर कर रहा है, ये ड्रॉवर के लिए नहीं है क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग है मेरे बच्चे पेई के लिए, पेई। माने मैं तो जनरल क्रॉसिंग करके ही आपको दूंगा, स्पेशल क्रॉसिंग उसको आप बनाओगे, आप उसके अंदर बैंक का नाम लिखोगे, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है ये चेक कौन से बैंक में। एक छोटा सा करता हूं एग्जांपल। मैं एक कंपनी खोली है, एक फर्म खोली है, छोटी सी सोल पार्टनरशिप में मेरी फर्म खोली है। मैंने समोसे बनाने शुरू किए, बड़ा काम चल गया, मैंने थोड़े से और बढ़ा लिया उसको, मिठाई की दुकान बना ली, बहुत अच्छा काम चल गया मेरा, मिठाई की दुकान का काम चल गया। मेरे को एक बंदा कहता भाई साहब आपको मिठाई का काम ना बहुत बढ़िया चल गया, आपको पता है आजकल यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं, आप रेस्टोरेंट खोल लो। मैंने कहा हाँ यार बड़ा अच्छा आइडिया है। तो मैंने मिठाई की दुकान के सामने ही एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। मेरे को किसी ने बताया कि आपको पता है कि यहाँ पे ना एक फलाना जिम भी नहीं है, आप एक जिम भी खोल लो। पैसा मेरे पास बहुत था, पैसा आ ही जा रहा था। मैं कहा चलिए एक जिम भी खोल लेते, तो मैंने एक जिम भी खोल लिया, अपना जिम खोल लिया। अब मेरे को तीनों जगह से पैसे आ रहे हैं, मुझे मिठाई की दुकान से भी पैसे आ रहे हैं, मुझे जिम से भी पैसा आ रहा है और मुझे रेस्टोरेंट से भी पैसा आ रहा है।
मैं चाहता हूं इनको बाइफर्केट करना कि मुझे जो रेस्टोरेंट से पैसा आएगा वो मैं एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, मैंने अपने ही नाम पे 3 बैंक अकाउंट खुलवा दिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलो ना, हो सकता है। जो पैसा जिम से आता है मैं उस अकाउंट में डालता हूं, जो पैसा मुझे मिठाई की दुकान से आता है मैं, क्योंकि अगर मैं एक ही अकाउंट में सारा पैसा डाल दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा मुझे कहां से आया, ये पैसा मुझे कहां से आया। फॉर माई कन्वीनियंस, फॉर माई पर्सनल अकाउंट्स, I have made 3 separate accounts and I am putting that particular amount in that particular bank for which that bank has been opened. Account has been opened. अब मेरे पास एक चेक आया, इन्होंने मुझे चेक दिया, मैं मिठाई का काम करता था, इन्होंने मुझे चेक दिया मिठाई वाला। अब मैं तो जमा कराने जाऊंगा नहीं, जमा कराने जाएगा ये मेरा असिस्टेंट, इसको कल भेजूंगा। ये तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये कहां करवाना है, वो कहां करवाना है, इसको तो पता नहीं। तो इसकी कन्वीनियंस के लिए मैंने उसमें क्या लिख दिया, बैंक का नाम लिख दिया। अगर गलती से ये उसको गलत बैंक में डलवा भी आया तो बैंक उसको क्लियर, क्योंकि उसके ऊपर, अब मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो स्पेशल क्रॉसिंग है ये ड्रॉवर नहीं करके देगा, ड्रॉवर का तो कोई लेना देना है भी नहीं। सोच के देखो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि पीएनबी में डलवाना, क्यों? क्योंकि मेरा भी पीएनबी में ना अकाउंट, तुम भी पीएनबी में डलवाना। अरे नहीं, मुझे नहीं डलवाना। ये क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, फिर बोल रहा हूं ड्रॉवर के लिए नहीं है। ड्रॉवर का क्या लेना देना? हाँ, ये क्रॉसिंग पे करेगा अपना। मेरे को तूने चेक दिया, मैं अपने आप लिख लूंगा उस पे पीएनबी, ये पीएनबी में डलवाना, एसबीआई, ये एसबीआई में डलवाना, ये एक्सेस, ये एक्सेस में डलवाना। सहूलियत होगी, क्लियर है? अच्छा, फिर आता है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। आप इस पे एक स्टार बना लो। सर आप ये चैप्टर पढ़ क्यों नहीं थे ठीक से एक बार? मैं इसकी बात अभी पता नहीं कब करोगे, इतने स्टार पे स्टार पे स्टार बन रहे हैं। इसकी बात मैं आगे करूंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आ पाएगा। अगर अभी समझा भी दिया तो समझ नहीं आएगा। चलो सर आप ट्राई करो, हम देखते हैं आएगा नहीं आएगा। अच्छा चलो, 4th अकाउंट पे क्रॉसिंग। लो बेटा, अकाउंट पे तो सबको पता है, पैसा मस्ट बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ओनली। ले सर, तो ये उसमें भी था, जनरल में भी यही था। लेकिन बेटा याद रखना, जनरल को तो आगे फर्दर एंडोर्स किया, लेकिन अकाउंट पे को आप एंडोर्स भी, ये डिफरेंस है। कैन नॉट बी फर्दर एंडोर्स्ड। आगे फर्दर एंडोर्स नहीं किया जा सकता, जबकि जनरल क्रॉसिंग वाले चेक को आगे एंडोर्स किया जा सकता है। अब सर इसका क्या पर्पस है कि आपने उसको एंडोर्स भी करने से रोक दिया? जी लेने दो उसको भी अपनी जिंदगी, करें करें बात करें। देखो बेटा, अकाउंट पे का मतलब क्या है? मैं इनको पैसे देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बैंक अकाउंट में जो मेरे पासबुक में एंट्री आए ना, वो ये आए कि मैंने इनको चेक से पेमेंट किया। लेकिन अगर ये किसी को आगे एंडोर्स कर देंगी तो मेरी पासबुक में क्या आएगी कि मैंने इसको नहीं, मैंने किसी और को पे किया। तो मैं ये कैसे प्रूव कर पाऊंगा कल कोर्ट में कि मैंने इनको पैसे दिए? मुझे तो फिर चेक की फोटो खींच के रखनी पड़ेगी, उसी पे इनका नाम होगा ना। क्या नाम है? अनीता, अनिका। लेकिन अनिका एक थोड़ी होगी पूरे वर्ल्ड में, अनिका तो बहुत सारी होंगी। इसी अनिका को दिया, ये कैसे प्रूव करोगे? लेकिन अगर ये चेक इनके अकाउंट में गया होगा तो ये प्रूव करना बड़ा सिंपल हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये आगे किसी को एंडोर्स करे, इसीलिए मैंने इनका ना अकाउंट पे ही क्रॉसिंग करके दे दिया। मैं चाहता हूं कि ये अपने अकाउंट में ही डलवाए, क्योंकि कल को मैं को ये दिखाना होगा कोर्ट में कि मैंने अनिका को पेमेंट किया, तो मेरे पास प्रूफ हो। क्रॉसिंग चेक को और सिक्योर करती है। कोई आपसे पूछे कि सर क्रॉसिंग का मतलब क्या है, मकसद क्या है, सॉरी मकसद क्या है, तो आप कहना सर क्रॉसिंग एक चेक को और सिक्योर करती है। क्रॉसिंग एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए बनाई गई है। उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि कल अगर कोई पैसा निकलवा लेता है उस चेक से, तो आप उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकते कि अनिका ने निकलवाया या किसने निकलवाया।
लेकिन आज अगर अनिका उसको अपने अकाउंट में डलवाएगी तो मैं इसको ट्रेस कर सकता हूं किसी, एक सोचो मैंने एक चेक बनाकर दिया था अनिका को, हाँ वो चेक अनिका से गुम गया, इसने अपने अकाउंट में डलवा लिया, क्या मैं ट्रेस कर सकता हूं कि ये चेक किसने अकाउंट में डलवा लिया? हाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन आ गई ना, इसका बैंक अकाउंट आ गया, मेरा बैंक अकाउंट आ गया, मैं ट्रेस कर सकता हूं। लेकिन अगर ये इसका कैश निकलवा के भाग जाए तो आप सारी जिंदगी नहीं ट्रेस कर सकते कि वो कौन ले गया। हाँ, वो कैश काउंटर के ऊपर वो जो सीसीटीवी लगा होगा उससे सिर्फ एक झलक देख सकता हूं इनके कि कौन थे वो शख्स जो मेरे पैसे ले गए, बस दर्शन कर सकता हूं इनके, मिलने तो वाले नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं? चाइना के अंदर सर्वेलेंस इतना जबरदस्त कर दिया उन्होंने, पहले उन्होंने ऑल ओवर चाइना उन्होंने कैमरास लगा दिए। पहले 10 लोगों पे एक कैमरा होता था, मतलब इतना कैमरास उन्होंने इंस्टॉल किया। चाइना की आबादी सोचो कितनी, सबसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी उनकी, तो 10 लोगों पे एक कैमरा होता था। आज इस इंतहा तक पहुंच चुके हैं 2 लोगों पे एक कैमरा है, मतलब फॉर एवरी 2 पीपल दे हैव अ कैमरा, मतलब जितने लोग हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दो उतने कैमरास हैं। और सर्विलेंस इतना जबरदस्त हो गया है कि अब उन्होंने ना फेस रिकॉग्निशन डाल दिया। फेस रिकॉग्निशन का मतलब है कि अब जो टीवी देखने वाला है ना उसको ये तो दिखेगा कि ये बंदा जा रहा है, साथ में उसका नाम भी आ रहा होगा, वो नाम भी बता रहा होगा कि ये बंदा जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। सो दे डोंट, इफ दे वांट टू फाइंड अ क्रिमिनल दे डोंट हैव टू कॉल द पुलिस की भैया ढूंढो कहां ना, उनको सिर्फ कंप्यूटर पे डालना है उस बंदे का नाम, आईडी एंटर करना है, अपना बताएगा वो यहाँ पे है, यहाँ घूम रहा है, फलानी दुकान से समोसे खा रहा है हरी चटनी डलवाइए जी अभी से, जाके फाड़ लो। इतना सर्वेलेंस उन्होंने तेज कर दिया। क्या सर ये नॉट नेगोशिएबल की बात करते हैं, इससे पहले कि नॉट नेगोशिएबल की बात करें, आओ हमें पहले समझना पड़ेगा होल्डर इन, सर चलो वो तो आया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सुनो बड़े ध्यान से सुनना, नजरें हटी आलू बूढ़ी बटी। होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 एचडीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 कहता है, सुनो ना भैया लिखना नहीं, नहीं भैया लिखना नहीं, सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो ये 4 पॉइंट्स अब हम बता रहे हैं वो जो फुलफिल करता है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ये 4 कंडीशंस है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने की। शक्तिमान बनना है तो ये 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है दैट ही मस्ट बी अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके पास क्या होना चाहिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वो क्या होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको मिला होना चाहिए फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। सर इसको ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला हो ये किसके बदले मिला हो? कंसीडरेशन के बदले मिला हो। दूसरा फीचर, तीसरा फीचर सर इसको मिला हो बिफोर मैच्योरिटी, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैच्योर होने से पहले मिला हो। और तीसरा है मेरे बच्चे उसको मिला हो गुड फेथ में। कैसे मिला? हाँ, हम कहते हैं कि अगर आप ये 4 कंडीशंस फुलफिल करते हो ना तो क्या बन जाओगे? होल्डर इन ड्यू, सेक्शन मैं नहीं बोल रहा, सेक्शन 10 बोल रहा, सेक्शन 10 कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाओगे। बन गए सर? होगा क्या ये बनने से? इसके बनने से होगा क्या? कोई शक्तियां आ जाएगी मेरे अंदर, कोई ताकत आ जाएगी क्या? हाँ आ जाएगी। याद करो जब मैं आपको फीचर्स दिखा रहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, मैंने एक शक्ति की बात करती है होल्डर इन ड्यू कोर्स की। मैं कहता था होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज हैव बेटर टाइटल than the original owner, than the person who has given that negotiable instrument। इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। पर यहां पर वो, अब हम मैं फीचर की बात कर रहे हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज हैव अ बेटर टाइटल even if the person who is giving such instrument have
डिफेक्टिव टाइटल। वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया उसका टाइटल अच्छा था कि बुरा था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास मिला और अगर आप ये 4 कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम आपको क्या मान लेंगे, आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान लेंगे, और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास हमेशा ही बेटर टाइटल होता है, बेटर राइट्स होते हैं। इसकी चर्चा ना अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मैं आज इतनी ही बात कर रहा हूं, बाकी इसकी चर्चा इसी से रिलेटेड बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अब टाइम नहीं है। और फिर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की बात भी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें।